वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के फिजिक्स के पाठ एक प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। और परावर्तन किसे कहते हैं? तो लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी भी वस्तु से टकराकर जब प्रकाश लौटता है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वीडियो के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेट लगाया गया है, उसको बनाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बनाइएगा तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जाएगा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, तारे से प्रकाश निकलता है, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, यह सब प्रकाश के स्रोत है। प्रकाश के स्रोत दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। तो सूर्य, तारे यह प्राकृतिक स्रोत है, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया यह मानव निर्मित स्रोत है। नेक्स्ट है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। नेक्स्ट है प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, यानी जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं वह प्रदीप्त कहलाती है। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, कुर्सी, पुस्तक, पौधे ये सब प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, इसलिए यह अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण क्या है? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा होता है, तो सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा पर चलती है, हमेशा सरल रेखा पर चलती है। प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? तो पुंज का मतलब समूह होता है। किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। देखिए यह प्रकाश की किरण है जो एक सरल रेखा में चल रही है, तो यह प्रकाश का किरण पुंज है। यह भी प्रकाश का किरण पुंज है। किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का अर्थ होता है एक बिंदु से निकलकर फैलना, और समांतर किरण पुंज का अर्थ होता है समांतर रूप से चलना, जैसे यह समांतर किरण पुंज है। और अभिसारी किरण पुंज का मतलब एक बिंदु पर आकर मिलना। सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। अब इसके हम लोग परिभाषा जानेंगे। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यह एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर जब फैलती चली जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक दूसरे के समांतर होती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यह अपसारी किरण पुंज है, यह 1 नंबर अपसारी किरण पुंज है। यह 2 नंबर समांतर किरण पुंज है, एक दूसरे के समांतर है। और यह अभिसारी किरण पुंज है क्योंकि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैल रही है और यहाँ पे प्रकाश की किरणें समांतर है। नेक्स्ट है पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं।
जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, बिना रुकावट के पार कर जाता है, वह पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा। कांच का अर्थ शीशा होता है, शीशा से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पानी से भी पार कर जाता है, हवा से भी पार कर जाता है, अतः यह सब पारदर्शी पदार्थ है। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। पारभासी पदार्थ प्रकाश के पूरा भाग को नहीं जाने देते हैं, एक छोटे से ही भाग को जाने देते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच से प्रकाश प्रवाहित किया जाएगा तो कुछ ही भाग बाहर जाएगा, या तेल लगा कागज हो गया, या रक्त यानी खून हो गया, दूध हो गया, चर्म चमड़ा हो गया, आँख की पलक हो गया, इससे प्रकाश पूरा नहीं जाता है, एक छोटा सा भाग ही प्रकाश जा पाता है। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ प्रकाश को अपने में से नहीं जाने देते हैं वह अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु की कोई भी प्लेट हो गया, उससे प्रकाश नहीं जाता है, अतः ये सब अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किरण आरेख क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। जैसे देखिए यह किरण आरेख है, यानी प्रकाश के किरणों का पथ मिश्र रास्ता होता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। जैसे यह प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख है। परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है तो वह एक खास नियम का पालन करके उस सतह से लौटती है और उसी को परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे यह परावर्तन के नियम का डायग्राम है, परावर्तन के नियम का किरण आरेख है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम में चलकर, माध्यम जैसे हवा भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई। जैसे कोई प्रकाश की किरण हवा में चली और फिर टकरा कर किसी वस्तु से हवा में ही लौट गई। जैसे ऐसे नहीं कि हवा से पानी में चली गई या हवा से कांच में चली गई, वैसा नहीं होगा। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में वो भी परावर्तित किरण है। देखिए यह चित्र है, इसमें एओ यह जो है वह आपतित किरण है और आपतित किरण सतह से टकरा कर लौट रही है, तो लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं और आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु है। देखिए यह एओ आपतित किरण है और यह जिस बिंदु पर सतह से टकराती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अतः चित्र में ओ आपतन बिंदु है क्योंकि आपतित किरण इसी सतह पर टकरा रही है। नेक्स्ट है अभिलंब किसे कहते हैं? तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र में ओएन अभिलंब है। देखिए यह समतल सतह है, यानी जो समतल दर्पण है यह समतल सतह है, अर्थात यह प्लेन है और इस पर जो लंब खींचा जाता है उसी को अभिलंब कहा जाता है। ओएन अभिलंब है, यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यह भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। चित्र में कोण NOA बराबर I बराबर आपतन कोण है। देखिए चित्र में AO आपतित किरण है और ON अभिलंब है और इसके बीच जो कोण बनता है वही आपतन कोण होता है। I आपतन कोण हो गया। आगे है परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चित्र में NOB परावर्तन कोण है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं।
पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल का मतलब एक प्लेन में होते हैं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे एक सतह ले लीजिए, वह समतल है, तो उसी तरह जो है वह आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। एक नंबर है आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, कोई इधर उधर नहीं होता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं। 5 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। पॉइंट नंबर है 1, 2, 3, 4। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं। अगला पॉइंट है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। इनमें से कौन है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो सूर्य प्राकृतिक स्रोत है, तारे भी प्राकृतिक स्रोत है, लालटेन मानव निर्मित स्रोत है, अतः लालटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अतः सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रदीप्त वस्तुएं हैं। इनमें से कौन सी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इनमें से टेबल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, पौधे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है, अतः सूर्य प्रदीप्त वस्तु है। नेक्स्ट है पारभासी पदार्थ है। इनमें से कौन से पदार्थ पारभासी पदार्थ है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो लकड़ी अपारदर्शी पदार्थ है, दूध यह पारभासी पदार्थ है, पत्थर भी अपारदर्शी पदार्थ है, हवा जो है यह पारदर्शी पदार्थ है, इसलिए दूध जो होगा वह पारभासी पदार्थ होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे यह समतल दर्पण है और इस पर लंबवत अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वापस इसी पथ पर लौट जाती है, यानी इसी दिशा में लौट जाती है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इंग्लिश में इसे इमेज कहा जाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़ेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग आईना में जो भी फोटो देखते होइएगा वह सब प्रतिबिंब होता है। जिस भी चीज़ का इमेज देखते होइएगा वह सब प्रतिबिंब भी होता है। अगला है आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई आईना हो गया और इस आईना में आप जो कुछ भी देखते हैं वह सब प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यह समतल दर्पण की एक विशेषता है कि कोई भी वस्तु दर्पण से जितना ही आगे रहेगी उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है।
गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रचित करके बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है, यानी कांच का टुकड़ा शीशा होता है। उस शीशा के टुकड़ा को पेंट करके तब गोलीय दर्पण बनाया जाता है। रचित का अर्थ होता है कलई करके, यानी पेंट करके गोलीय दर्पण बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण होता है, और दोनों को कलई करके बनाया जाता है। किसी भी गोलीय दर्पण को कांच के टुकड़े से बनाया जाता है। कांच का अर्थ शीशा होता है, शीशा को पेंट कर दिया जाता है तो वह गोलीय दर्पण होता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह से रचित करने पर अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े को भीतरी सतह से रचित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। देखिए यह है अवतल दर्पण, बाहर से कलई किया हुआ है, बाहर से इसको रचित किया हुआ है। और यह है उत्तल दर्पण, यह अंदर से रचित किया है, यानी अंदर से इसका कलई किया हुआ है। ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को बिंदु P से सूचित किया जाता है। चित्र में बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बिंदु C दर्पण का वक्रता केंद्र है। देखिए यह गोलीय दर्पण हो गया, और इसमें गोलीय दर्पण में यह अंदर से कलई किया हुआ है तो यह उत्तल दर्पण होगा, यह बाहर से कलई किया हुआ है तो यह अवतल दर्पण होगा। इसमें यह वक्रता केंद्र है, C वक्रता केंद्र है, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में PC बराबर R दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में P तथा C को मिलाने वाली सरल रेखा PC मुख्य अक्ष है। देखिए चित्र में P और C को मिलाने वाली यह जो रेखा है यही मुख्य अक्ष है, और इसकी त्रिज्या यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेट दिया हुआ है, इसको बनाइएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। अतः दो आंसर हो जाएगा। दूसरा है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब राइट आंसर होगा। आगे है किस प्रकार के प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आंसर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के बाहरी सतह से रचित करने पर कौन सा दर्पण बनता है? तो गोलीय दर्पण को अगर बाहरी सतह से रचित किया जाता है तो अवतल दर्पण बनता है, और भीतरी सतह से रचित किया जाता है तो उत्तल दर्पण बनता है, इसलिए अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्रुव को सूचित किया जाता है, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है तथा वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, तो एक का भी आंसर होगा। 2 नंबर किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब होगा। 3 नंबर किस प्रकार के प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। 4 नंबर गोलीय दर्पण के बाहरी सतह से रचित करने पर कौन सा दर्पण बनता है? तो बाहरी सतह से रचित किया जाता है तो अवतल दर्पण बनता है, और भीतरी सतह से रचित किया जाता है तो उत्तल दर्पण बनता है। 5 नंबर ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। तो कहते हैं तो दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन का अर्थ होता है लौटना और प्रकाश के परावर्तन का अर्थ होता है प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहा जाता है, दूसरा उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, तीसरा अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। जब हम अंदर से कलई करते हैं तो उत्तल दर्पण प्राप्त होता है, यानी किसी गोलीय दर्पण का अंदर से जब कलई किया जाता है तो वह उत्तल दर्पण प्राप्त होता है, तथा गोलीय दर्पण को अगर बाहर से कलई किया जाता है यानी बाहर से इसको रचित किया जाता है, पेंट किया जाता है तो यह अवतल दर्पण प्राप्त होता है। यह अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसको अंदर से कलई किया गया है और इसको बाहर से कलई किया गया है। देखिए यह इमेज है, यह प्रतिबिंब बन रहा है, यह सब जितने भी है इसके अंदर सब प्रतिबिंब है। अब हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा जानेंगे। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है, यानी लौटाने वाला सतह बाहर की ओर उभरा रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम से स्पष्ट हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा हुआ है, अवतल दर्पण है। जैसे प्रकाश यहाँ पे आएगा तो ऐसे जो है लौट जाएगा और इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो यह उत्तल दर्पण है। यह ऐसे जो है लौट जाएगा, कोई भी प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा तो ऐसे लौट जाएगा। अतः इस साइड वाला इसका परावर्तक सतह है और इस साइड वाला इसका परावर्तक सतह है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, लेकिन अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है। अब हम लोग जानेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, उसकी विशेषता को जानेंगे। पहला विशेषता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। चौथा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप का मतलब होता है बाएं वाला दाएं साइड में चला जाता है, दाएं वाला बाएं साइड में चला जाता है। जैसे आप लोग आईना देखते होइएगा तो उसमें बायां पैर उठाते होइएगा तो पता चलता होगा कि दायां उठा रहे हैं, और दायां उठाइएगा तो पता चलेगा बायां उठा रहे हैं। उसी को पार्श्विक उल्टा कहा जाता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। यह हो गया समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। देखिए यही है पार्श्व परिवर्तन, बाएं वाला दाएं चला जाता है और दाएं वाला बाएं चला जाता है। अब हम लोग अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण के फोकस का परिभाषा जानेंगे। अवतल दर्पण का फोकस से क्या समझते हैं तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहा जाता है तो ध्रुव P से वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है, और इसके समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर मिलती है उसी को अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे यह प्रकाश की किरण आ रही है, यह भी आ रही है और इस बिंदु पर यानी बिंदु F पर मिल रही है, अतः अवतल दर्पण का फोकस F है। उत्तल दर्पण का फोकस से क्या समझते हैं तो किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखिए यह मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। यह प्रधान अक्ष हो गया और इसके समांतर या प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो परावर्तन के बाद
जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसको सामने ले जाएंगे, इसके सामने ले जाएंगे तो यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, अतः यह उत्तल दर्पण का फोकस हो गया। और यह वक्ता केंद्र हो गया, यह ध्रुव हो गया और पीसी प्रधान अक्ष हो गया, यानी यह रेखा जो है वह प्रधान अक्ष है। फोकस दूरी से क्या समझते हैं, तो फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव पी की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यह फोकस एफ हो गया और यह ध्रुव पी हो गया और इसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर भी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। स्मॉल एफ से फोकस दूरी को सूचित किया जाता है। अब हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध को पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 होता है और r बराबर 2f होता है। r इक्वल टू 2f होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। देखिए यह वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी की दोगुनी हो गई। अब हम इसे सिद्ध करना सीखेंगे। कैसे सिद्ध किया जाएगा, उत्तल दर्पण की सहायता से और फिर अवतल दर्पण की सहायता से। प्रश्न संख्या 1 है, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसको 2012 के कंपार्टमेंटल एग्जाम और 2015 के एनुअल एग्जाम में अर्थात दो बार इसको पूछा जा चुका है। इसको कैसे सत्यापित किया जाएगा, चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण B एक है जिसका ध्रुव P है और PC मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है। AB जो है वह आपतित किरण है, PC प्रधान अक्ष है, PF फोकस दूरी है, ध्रुव P है तथा B एक अवतल दर्पण है। पहले अवतल दर्पण से सिद्ध करना सीखेंगे, फिर उत्तल दर्पण से सिद्ध करना सीखेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है। PC प्रधान अक्ष हो गया, AB आपतित किरण हो गया, PF फोकस दूरी हो गया, F ध्रुव हो गया, C वक्रता केंद्र हो गया, उसी को लिख देना है। AB जो है वह PC के समांतर है। फोकस दूरी PF बराबर F हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या PC बराबर R हो जाएगा। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से सूचित करते हैं तथा वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं। यह हो जाएगा स्मॉल f और P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो जाएगा। चूँकि CB बिंदु B पर अभिलंब है, अभिलंब का अर्थ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यह CB जो है वह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसलिए परिवर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF हो जाएगा। कोण ABC यानी यह कोण I कोण R के बराबर हो जाएगा। कोण ABC बराबर कोण BCF, चूँकि AB PC के समांतर है तो हम जानते हैं जब समांतर होता है तो एकांतर कोण बराबर होता है, अतः कोण I यह बराबर हो जाएगा। दोनों एकांतर कोण हो गया तो कोण ABC कोण BCF यानी यह कोण BCF है और यह बराबर हो जाएगा। उसके बाद कोण CBF बराबर कोण BCF। देखिए यह I R के बराबर है और यहीं I के बराबर है, इसका मतलब यह I और यह R यह दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम जानते हैं समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, तो इस कोण के भुजा क्या है तो BF है और इस कोण के भुजा FC है, R के सामने FC है, तो BF FC के बराबर हो गया क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। यदि बिंदु B P के बहुत निकट हो तो यह B जो अगर P के निकट हो जाएगा तो BF PF के बराबर हो जाएगा। तो BF बराबर PF मैंने लिख दिया। अब PF बराबर FC। अब देखिए यह PF FC के बराबर, क्योंकि PF जो है वह BF के बराबर है, यह और यह बराबर है और फिर यह बराबर है। PF BF FC बराबर है, इसका अर्थ PF और CF बराबर होगा। तो PF और FC बराबर हो गया, यह और यह बराबर हो गया और जब दोनों बराबर हो गया तो F PC का मध्य बिंदु हो गया। इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा R/2, क्योंकि PC जो है वह कैपिटल R है और PF स्मॉल r है, तो F बराबर R/2 सिद्ध हो गया।
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। r बराबर 2f लिखिए तो या f बराबर 2r लिखिए तो यह सिद्ध हो गया। अब हम लोग उत्तल दर्पण से सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए यह उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसको 3 बार पूछा हुआ है। 2012, 2015, 2015 के एनुअल और कंपार्टमेंटल दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। फोकस दूरी PF बराबर F हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या R हो जाएगा। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे IR मैं नहीं लिखा हूँ, कोण 1 कोण 2 लिखा हूँ। कोण 1 I के बराबर है और कोण 2 R के बराबर है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। अब कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा क्योंकि संगत कोण है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। कोण 1 कोण 4 संगत कोण हो जाएगा और हम जानते हैं कि संगत कोण बराबर होता है। कोण 2 कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं तथा आमने सामने का कोण हो लेकिन रेखा जब क्रॉस करती है तब वह शीर्षाभिमुख कोण होता है। अतः कोण 3 कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है। इसलिए देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 कोण 4 के बराबर है, कोण 3 कोण 2 के बराबर है। इसका अर्थ कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि सब आपस में बराबर हैं तो 3 4 के बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। इसलिए BF बराबर FC हो जाएगा क्योंकि कोण 3 के सामने FC है और कोण 4 के सामने BF है। तो BF FC के बराबर हो गया। उसके बाद यदि BP के बहुत निकट हो तो BP के बहुत निकट होगा तो BF जो होगा वह PF के बराबर हो जाएगा। BF PF के बराबर हो गया, इसलिए यह BF PF के बराबर है और फिर यही BF CF के बराबर है। इसका अर्थ PF और CF बराबर हो गया। इसलिए PF बराबर FC क्या हो जाएगा, यह PC का आधा हो जाएगा क्योंकि F PC का मध्य बिंदु हो गया और जब मध्य बिंदु होगा तो आधा होगा। इसलिए PF को हमने स्मॉल f माना है क्योंकि फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है तथा वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। तो P से F की दूरी को फोकस दूरी कहा जाएगा और P से C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा क्योंकि P ध्रुव है, F फोकस बिंदु है और C वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है तथा ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो इसलिए F PC का मध्य बिंदु हो गया, इसलिए F बराबर R/2 हो गया, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुनी हो गई। R बराबर 2F भी लिख सकते हैं या F बराबर R/2 लिख सकते हैं, R/2 लिख सकते हैं। तो यह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से हमने सिद्ध कर दिया। इसको रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।